नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का वाईसीटी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज की क्लास में जो हम सभी पढ़ेंगे वह दोस्त पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन प्रणाली पर बात करेंगे, जिसे बोलते हैं इवेल्युएशन सिस्टम पर चर्चा करने होंगे कि इवेल्युएशन जो सिस्टम है या क्या है, कैसे चलता है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं, सब पर हम सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे और बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मूल्यांकन का अर्थ की चर्चा करेंगे। मूल्यांकन की अर्थ की बात करें, मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन की बात किया जाए, जो मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन क्या है इसकी पर चर्चा कर लेते हैं। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ की चर्चा करें। शाब्दिक अर्थ की चर्चा जब आप करते हैं, निर्णय प्रदान करना क्या होता है। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आप कहेंगे निर्णय प्रदान करना। क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। आधुनिक समय में बात करें, आधुनिक समय में परंपरागत जांच और परीक्षा के स्थान पर एक नए शब्द मूल्यांकन को काम में लिया जा रहा है। ध्यान दें, किसका लिया जा रहा है? जो आधुनिक समय है, जो इस समय टाइम चल रहा है, उसमें परंपरा जो जांच है, जो रूढ़िवादी जांच, जो परंपरा पर चली जा रही जांच पड़ताल है, उसके स्थान पर और परीक्षा के स्थान पर ध्यान देंगे एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह शब्द क्या है? मूल्यांकन शब्द काम में लिया जा रहा है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आप ध्यान देंगे, आपसे पूछे मूल्यांकन क्या है तो आप कहेंगे मूल्यांकन क्या है दोस्त? कहेंगे मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, इस बात को क्या करेंगे? ध्यान देंगे। अगर आप महात्मा गांधी के अनुसार, सबसे पहले हम बात करें महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं मूल्यांकन के बारे में। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा होता है। विद्यार्थी का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है? शिक्षक के द्वारा होता है। और हमने उसके पहले बताया जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन को बोला जाता है। कोठारी आयोग ने भी कुछ अपने राय दिए हैं मूल्यांकन के बारे में। कहा कि मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरीके से संबंधित है। शैक्षिक उद्देश्यों से क्या है? पूरी तरीके से संबंधित है। और यह विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों और शिक्षक के निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। क्या डालता है? निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। और इस प्रकार न केवल शैक्षिक उपलब्धियों अपितु बात करें उसके सुधार में भी सहायता करता है। ऐसा कोठारी आयोग बात करते हैं मूल्यांकन के संदर्भ में। तो दोनों डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में आए महात्मा गांधी के अनुसार कि क्या है, महात्मा गांधी के अनुसार बोल देंगे विद्यार्थी का मूल्यांकन कौन करता है? शिक्षक द्वारा हो। वह क्या हो? विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा हो या महात्मा गांधी के द्वारा डिफिनेशन है मूल्यांकन की। आगे ध्यान देंगे J.W. रायस्टोन की डिफिनेशन है। J.W. रायस्टोन की डिफिनेशन को ध्यान देंगे। वह डिफिनेशन क्या कहते हैं? कहते हैं मूल्यांकन एक नवीन शब्दावली है। क्या है दोस्त? बात करें, आप कहेंगे मूल्यांकन एक क्या है? नवीन शब्दावली है जो मापन और मापक के व्यापक स्वरूप को परिभाषित करता है। किसके रूप में करता है? मापन और या मापक के रूप में व्यापक स्वरूप को परिभाषित करता है। साथ ही साथ बात करें परंपरागत मूल्यांकन में विद्यार्थी के केवल शैक्षिक पक्ष को शामिल किया जाना चाहिए था। ध्यान देंगे परंपरागत मूल्यांकन में क्या है? जो परंपरा पर चली आ रही मूल्यांकन है उसमें कह रहा है कि सिर्फ बच्चे की किस पर बात किया जाता था? वह शैक्षणिक पक्ष पर बात किया जाता था, शामिल किया जाता था। लेकिन बात करें शिक्षा के बदलते परिवेश में आधुनिक मूल्यांकन विद्यार्थियों के सभी पक्षों जैसे शैक्षणिक पक्ष, बच्चे के शारीरिक पक्ष, बच्चे के मानसिक पक्ष, बच्चे के संवेगात्मक, बच्चे के बौद्धिक, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया और व्यक्तित्व का मापन करता है। ध्यान देंगे पहले क्या होता था? मूल्यांकन का उद्देश्य जो दोस्त होता था वह दोस्त बात करें बच्चे के मूल्यांकन, जो पहले की व्यवस्था थी जो परंपरा के चली आ रही थी उस पर क्या रहा कि शैक्षणिक पक्ष पर शामिल किया जाता, शैक्षणिक पक्ष का मूल्यांकन होता था। लेकिन जो शिक्षा के बदलते परिवेश हैं, जो बदलता परिवेश है उसमें क्या है? आधुनिक मूल्यांकन में बच्चे के सभी पक्ष आप देख पा रहे होंगे वह शैक्षणिक जो एजुकेशन का पार्ट है, उसके साथ साथ फिजिकल है, उसके साथ मेंटल है, उसके साथ साथ इमोशनल है, उसके साथ साथ बात करें इंटेलिजेंस वाला पक्ष है, चिंतन है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसके साथ साथ पर्सनालिटी को क्या है खुद में समाहित किए हुए है।
तो जो आधुनिक मूल्यांकन है इन सभी पक्षों को क्या किया है, इंक्लूड किया हुआ है, ऐसा बात कर रहा है। और कह रहा है कि साथ ही पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को भी मापने का प्रयास करता है। किसका करता है प्रयास दोस्त? साथ ही साथ क्या करता है, पाठ्यक्रम के विभिन्न उद्देश्यों के व्यापक स्तर को मापने का प्रयास करता है। ध्यान देंगे, जो परंपरागत मूल्यांकन का जनक आपसे पूछे तो आप बताएंगे जी.एस. राइस है। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान देंगे आपसे पूछे परंपरागत मूल्यांकन के जनक कौन है। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपके यूपी टेट सुपर टेट के बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। परंपरागत मूल्यांकन के जनक की बात करें, आपसे पूछा तो कहेंगे दोस्त वह कौन है, जे.एस. बोल देंगे, जे.एस. राइस हैं, मतलब जे.एस. राइस बोले जाते हैं। आधुनिक मूल्यांकन के जनक कहेंगे बी.एस. ब्लूम है। आपसे पूछे आधुनिक मूल्यांकन के जनक बी.एस. ब्लूम, तो आप कैसे बी.एस. ब्लूम को ध्यान में रखेंगे, जैसे आपको ध्यान देते हैं जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्य बी.एस. ब्लूम ने दिया है। बी.एस. ब्लूम कहते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक, बच्चे के भावात्मक, बच्चे के मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों का क्या करना है, गत्यात्मक तीनों पक्षों का हमें क्या करना है, बच्चे के तीनों पक्षों का हमें मापन करना, मूल्यांकन करना है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। आगे दोस्त बात करेंगे, आगे बात किया जाए मूल्यांकन प्रक्रिया का महत्व पर चर्चा करेंगे। क्या मूल्यांकन प्रक्रिया की महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस। तो आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे जो महत्व पर चर्चा करेंगे वह सतत मूल्यांकन पर बात करेंगे। सतत जो प्रक्रिया है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस में बात करें, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य निरंतर कराया जाता है। आप जानते भी हैं जो शिक्षण कार्य क्या होता है, निरंतर कराया जाता है, अतः यह ज्ञात करने के लिए कि विद्यार्थी को अधिगम अनुभव प्राप्त हुए या नहीं, मूल्यांकन का एक सतत प्रक्रिया है। जब आप देख रहे हैं टीचर हमेशा बच्चों को पढ़ा रहा है, हमेशा निरंतर कार्य कर रहा है, पढ़ाने की सिखाने की क्लास में काम कर रहा है, तो जब टीचर क्या करे, जब टीचर बच्चे का बीच बीच में मूल्यांकन करे, मतलब बीच बीच में क्या कर ले, उसे जांच पड़ताल कर ले, ज्ञात कर ले कि ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्या होगा, उसे हम बोलेंगे सतत। जैसे बीच बीच में बच्चे को इवेल्युएशन कर ले तो उसे हम करेंगे सतत मूल्यांकन है, सतत प्रक्रिया है। आप ध्यान देंगे, व्यापक प्रक्रिया की बात करें, जो बोला जाता है कंप्रिहेंसिव प्रोसेस की बात करें, तो कहेंगे व्यवहार की दृष्टि से देखें तो मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक तीनों परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक प्रोसेस में क्या, आपसे पूछे व्यापक प्रोसेस में क्या होगा, व्यापक प्रोसेस में कहेंगे तो तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। और इसके साथ साथ कहे सतत प्रोसेस में क्या होता है, बच्चे को जो टीचर पढ़ाया उसको अनुभव क्या प्राप्त हुआ, क्या नॉलेज प्राप्त हुआ, इसका जब मूल्यांकन करता है तो दोस्त उसे बोला जाता है सतत मूल्यांकन। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, इस बात को आप समझिए। आगे दोस्त बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक प्रक्रिया की बात करें, शिक्षण जो है सामाजिक प्रक्रिया की बात करें, देखेंगे सामाजिक प्रक्रिया जिसे सोशल प्रोसेस बोला जाता है, कि शिक्षा के समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति समाज की आकांक्षा, समस्त समाज के आकांक्षा और आदर्श और आवश्यकता के अनुरूप है। क्या है, समस्त उद्देश्य किसके अनुरूप है, वह समाज के आकांक्षा के अनुरूप है, आदर्श के अनुरूप है और आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, या ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन एक आवश्यक क्या है, मूल्यांकन एक आवश्यक प्रक्रिया है, या ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन एक क्या है, आवश्यक प्रक्रिया। अब देखेंगे उद्देश्य निष्ठता या पर्पजफुलनेस की बात करते हैं, उद्देश्य निष्ठा की बात करें, उद्देश्य निष्ठता की बात करें तो पर्पजफुलनेस की बात करते हैं, कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो पाई है और जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसका स्तर कैसा है, आगामी शिक्षण का स्वरूप इन्हीं परिणामों पर निर्भर करता है। उद्देश्य निष्ठता की बात करें कि जिस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो उद्देश्य निष्ठता की बात करें कि वह चीजें बच्चा प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया, जो हमने पढ़ाया है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बच्चों को हमने पढ़ाया वह बच्चा उद्देश्य को प्राप्ति कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो जो उपलब्धि प्राप्त हुए उसका स्तर कैसा है, जो जानकारी कैसा बच्चों को पहुंचा हुआ स्तर कैसा है, आगामी शिक्षण का स्वरूप इन्हीं परिणामों पर निर्भर करता है। निर्माणात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया की बात करें
निर्माणात्मक या रचनात्मक जो मूल्यांकन है इसमें बात करेंगे, जिसे बोलते हैं फॉर्मेटिव प्रोसेस की बात करें। यह वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं जो एनईपी की बात किया जाए दोस्त, एनईपी की बात करें, जब आप बात करते हैं एनईपी कहती है दोस्त वह बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। जो 2020 एनईपी है वह कहता है कि बच्चे का मूल्यांकन कैसा हो, वो रचनात्मक मूल्यांकन हो, रचनात्मक मूल्यांकन हो, रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ जोर देता है, मूल्यांकन की तरफ जोर देता है। और कह रहा है कि मूल्यांकन ही शिक्षण विधियां, मूल्यांकन ही शिक्षण विधियां शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति व विद्यार्थियों द्वारा अधिगम की प्रभावशीलता आदि के विषय में हमें सही निर्णय लेने योग्य बनाता है। मूल्यांकन एक निर्माणात्मक प्रक्रिया है। ध्यान देंगे क्या है मूल्यांकन, एक क्या है, निर्माणात्मक प्रक्रिया है। उसमें थोड़ा सा ध्यान दे, क्या किस वजह से वह कह रहा है निर्माणात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि बात करें कि जो विधियां हैं और बात करें शिक्षक द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्य हैं, इसकी प्राप्ति के लिए अधिगम प्रभावशीलता के विषय में हमें जो सही निर्णय प्राप्त होते हैं योग्य बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को निर्माणात्मक प्रक्रिया बोलते हैं। अगर विद्यार्थी केंद्रित की बात करें, स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड की जब आप बात करते हैं दोस्त, मूल्यांकन द्वारा ही क्या हो या ज्ञात करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा ही या ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थी में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है या नहीं। इसलिए मूल्यांकन को क्या करते हैं, मूल्यांकन को विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है। क्यों विद्यार्थी केंद्रित माना जाता है, क्योंकि क्या करें मूल्यांकन द्वारा या ज्ञात हम करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं मूल्यांकन के द्वारा, करें विद्यार्थी में पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य है उसका व्यवहारगत परिवर्तन हुआ, बच्चे में कुछ चेंज आया या नहीं आया, इसके लिए हम क्या करते हैं विद्यालय केंद्रित जो हम करते हैं मूल्यांकन। इसीलिए मूल्यांकन को क्या बोला जाता है, विद्यार्थी केंद्रित मूल्यांकन बोला जाता है। उसके उद्देश्य को प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ। सहकारी सहभागी निर्णय की बात करें, जिसे बोलते हैं इंटरेक्टिव डिसीजन की बात करें, तो करा कि पहले शिक्षक ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके कोई निर्णय लेता था। क्या करता था, पहले क्या होता था, शिक्षक क्या करता था, बच्चों का मूल्यांकन लेकर के कोई निर्णय दे देता था जो विश्वसनीय नहीं था। क्या वह विश्वसनीय नहीं था, टीचर बच्चे का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद निर्णय दे देता था, वह क्या बोला जाता है, वह विश्वसनीय नहीं था। किंतु अब जो मूल्यांकन प्रक्रिया में बात करें, अब ध्यान देंगे दोस्त, किंतु जो अब मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक के अतिरिक्त विद्यार्थी के मित्र, अभिभावक व अन्य शिक्षकों को सम्मिलित किया जाता है। अब क्या होता है दोस्त, उसमें किसको किसको इंक्लूड किया जाता है, सहभागी जो निर्णय की बात करें, पहले क्या होता था टीचर सर जो शिक्षक होता था वही कर देता था, लेकिन अब कह रहा है कि शिक्षक के साथ साथ मित्र हुए, उसके साथ साथ अभिभावक हुए, उसके साथ साथ कह रहा है कि अभिभावक हुए, उसके साथ साथ कह रहा है कि जो शिक्षक के अतिरिक्त बात करें जो अन्य शिक्षक हैं, अन्य शिक्षक भी क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, पहले टीचर खुद ले देता था। इस प्रकार विद्यार्थियों के मूल्यांकन में उसके सभी पक्षों पर बातचीत करके ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। यह प्रक्रिया पूर्वाग्रह से मुक्त है। तो पहले क्या होता था, वह पूर्वाग्रह से युक्त होता था। पहले जो मूल्यांकन होता था वह पूर्वाग्रह से क्या होता था, युक्त होता था। अब जो सिस्टम है, जो मूल्यांकन का तरीका है, वह पूर्वाग्रह से जो बात करें वह क्या है, मुक्त है। आगे दोस्त बात करेंगे करा कि शिक्षण के उद्देश्य की बात करें, शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं तो करा कि शिक्षण के उद्देश्य की बात करें तो तीन उद्देश्य जो शिक्षण की प्रोसेस है, तो शिक्षण उद्देश्य है या किसने बताया है, या बात कर रॉयबर्न ने या डिफाइन किया, किसने, रॉयबर्न के द्वारा, बीएस ब्लूम के द्वारा, या ब्लूम ने, आप देखते हैं जो रॉयबर्न थे वह तीन बताए हैं त्रिध्रुवी प्रक्रिया, उसी में बात करें ब्लूम के द्वारा यह दिया गया, क्या दिया गया, बीएस ब्लूम के द्वारा तीन पक्ष माने गए, 30 पक्ष जो माने गए हैं, या तीनों पक्ष की बात करें तो यह शिक्षण उद्देश्य है, और दूसरा मूल्यांकन के उपकरण है व्यवहार परिवर्तन, और तीसरे की बात करें अधिगम अनुभव। क्या करेंगे, इसके अधिगम अनुभव की बातें करते हैं दोस्त। यह था, ये प्रोसेस चलता है, इसी तरीके से होता है। आगे बात ध्यान देंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान की बात किया जाए। मूल्यांकन प्रक्रिया की सोपान की जब आप बात करते हैं तो मूल्यांकन प्रक्रिया की सोपान की बात करें तो कह रहा है कि स्टेजेस ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस,
करा कि शैक्षणिक उद्देश्यों की चयन करना। सोपान क्या है? सोपान चरण होते हैं और उसी को करा कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया के जो सोपान है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। करा शैक्षणिक उद्देश्यों की चयन करना, मतलब जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य है उसको हम चयन करके उसी के अनुरूप हम क्या करें, उसका एक चरण होता है, उसी का मूल्यांकन किया जाता है। उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में लिखना। करा अधिगम परिस्थितियों की पहचान, उसके साथ साथ करा परीक्षणों का चुनाव, करा की प्रविधि का प्रयोग और परिणामों का लेखा, करा प्राप्त प्रमाणों की व्याख्या करना। या क्या मूल्यांकन के सोपान है? मूल्यांकन के क्या है? मूल्यांकन के क्या दोस्त? या मूल्यांकन के क्या है दोस्त? या मूल्यांकन के सोपान है। आगे हम ध्यान देंगे। अगर मूल्यांकन के उद्देश्य की बात करें, मूल्यांकन के उद्देश्य ऑब्जेक्ट आप इवेल्युएशन की बात करें, कहा कि मूल्यांकन के उद्देश्य की जब आप बात करें, शैक्षणिक उन्नति में सहायक, किसके उन्नति में सहायक? शैक्षणिक उन्नति में सहायक होता है। कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ उद्देश्य क्या? मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है? शैक्षणिक उन्नति में सहायक होती है। मतलब जब आपका मूल्यांकन होगा, जब आपका इवेल्युएशन होगा दोस्त, तो आपके शैक्षणिक क्षेत्र में बात करें, जो शैक्षणिक आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें क्या होगा? उन्नति करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, उसके लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है। कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति, जब आपके मूल्यांकन आपका होता है तो आपका क्या होता है? कुशल मार्गदर्शन की बात करें तो आप में क्या दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, कहां पर आपको सुधारा जाए, कहां पर आपको और अच्छे तरीके से सिखाया जाए, वह क्या करता है? कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति हो पाती है। आपको सटीक तरीके से उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे आप में अच्छे तरीके से विकास हो पाए, अच्छे तरीके से आपके पास जानकारी पहुंचे, जो आपकी जानकारी आपके पास कम है। इसके बाद कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति, पाठ्यक्रम में संशोधन। आपका मूल्यांकन जब होता है, जब बच्चों का मूल्यांकन, जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें बात करें तो क्या क्या सिलेबस में चेंज, अगर बच्चा देखा गया कि अगर मूल्यांकन बार बार हो रहा है और जिस क्लास के लिए बच्चा वो पुस्तक बनाई गई, बुक बनाई गई, जो पाठ्यक्रम बनाई गई है, अगर सभी बच्चे के लिए वह अनुरूप नहीं है, मतलब सभी बच्चा उसमें उस सभी बच्चों पर सटीक नहीं बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसका पाठ्यक्रम को संशोधन करेंगे, पाठ्यक्रम में चेंज करेंगे कि हाँ भाई पाठ्यक्रम बच्चे के अनुरूप नहीं है, क्योंकि मूल्यांकन से ही पता चल पा रहा है कि वह बच्चे के योग्य नहीं है, बच्चे के लेवल का नहीं है, बच्चे के मानसिक स्तर के लिए नहीं है। अगर सब बच्चे भी पास हो रहे हैं तो भी दिक्कतें हैं, तो हर बच्चा उसमें परफॉर्मेंस कर रहा तो भी दिक्कत, कम कर रहा तो भी दिक्कत, उसी के अनुसार हम क्या करेंगे? उसी के हिसाब सिलेबस को चेंज करेंगे। विद्यार्थियों का वर्गीकरण, मूल्यांकन के हिसाब से हम क्या करते हैं? बच्चों का वर्गीकरण कर पाते हैं, बच्चा किस लेवल में जाएगा, किस क्लास में बैठेगा, किस लायक है बच्चा, तो हम उससे क्या होता है? मूल्यांकन के या भी उद्देश्य वर्गीकरण कर पाते हैं। भविष्यवाणी करना, तो मूल्यांकन से आप क्या कर पाते हैं कि बच्चा क्या है, आगे चलकर क्या बन सकता है, बच्चे में क्या चीजें, बच्चे में कितनी सोचने समझने चिंतन करने की क्षमता है, इमेजिनेशन की बात करें, परिकल्पना करने की क्षमता है, बच्चा आगे चलकर क्या बन सकता है, बच्चे में क्या चीजें बेहतर करने की कोशिश कर सकता है, बच्चा और आगे क्या करेगा, इस सभी हम कह सकते हैं कि भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। जैसे बच्चे का परफॉर्मेंस हमेशा से बेहतर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जिस क्षेत्र में हम कह सकते हैं बच्चा आगे चल के ये चीजें बन सकता है, इसमें यह एबिलिटी है, यह चीजें हैं, इसमें क्षमता है, इस वजह से हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। और क्या मूल्यांकन से क्या होता है दोस्त? निदान भी होता है। मूल्यांकन से क्या होता है? निदान भी होता है। जैसे निदान की बात किया जाए तो बच्चे मूल्यांकन से हम बच्चे के रुचियों को समझ पाते हैं, बच्चे में क्या रुचि नहीं है, बच्चे में क्या कमी रह गई, उसका हम निदान करते हैं। निदान में अनुदेशन की प्रभावी बनाना, अनुदेशन को क्या करते हैं? प्रभावी बनाते हैं, किसके माध्यम से? मूल्यांकन के उद्देश्य से। आगे ध्यान देंगे दोस्त, करा कि मूल्यांकन की विशेषता की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। करा की विश्वसनीयता, क्या होता है विश्वसनीयता, इसको देखेंगे तो जिसे बोलते हैं क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, ध्यान देंगे तो ये आप बोलेंगे विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता की बात करें, शिक्षक किसी विद्यार्थी के उत्तर पुस्तिका की जांच करता है, क्या करता है? शिक्षक क्या करता है? विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता या चीजें क्या है? मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। अब ध्यान देंगे मूल्यांकन की विशेषताओं की चर्चा आप करते हैं दोस्त, तो करा शिक्षक किसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका की क्या करता है? जांच करता है, सही जांच करता है, और जांच के बाद अंक देता है। और हम भी जानते हैं जांचने के बाद क्या करेगा? टीचर अंक देगा। तो यदि उसी उत्तर पुस्तिका को पुनः कितनी बार जांच क्यों ना की जाए, पहले आए अंक में दोबारा दिए गए अंकों से अधिक अंतर नहीं होना
क्या कहलाता है, वह विश्वसनीयता कहलाता है। विश्वसनीयता का मतलब सीधा सेंटेंस समझे, जब हमने आपके कॉपी को चेक कर लिया, आपका कॉपी चेक कर लिए और आपको जो है मैंने बात किया, मैंने 10 नंबर आपको दिया, आपकी कॉपी को चेक किया, 10 नंबर दिया। अगली बार कोई टीचर अदर चेक करे, चाहे हम चेक करें, चाहे 10 लोग 50 लोग और भी चेक करें, तो क्या अगर वही अंक मिल रहा है, वही चीजें मिल रहा है, तो वह क्या होगा, उसमें बोला जाएगा कि वह विश्वसनीयता है। अगर 10 अंक मैंने दिया और सभी टीचर क्या है, आपको 10 ही अंक दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें मूल्यांकन में विश्वसनीयता है और अंतर नहीं होना, मतलब करा कि अंकों में अधिक अंतर नहीं होना, वह क्या कहलाता है, विश्वसनीयता कहलाता है। वैधता क्या होता है, वैधता क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है, तो ध्यान देंगे इसके अंतर्गत दो विशेषताओं का शामिल किया जाता है, दो विशेषताओं को शामिल किया जाता है। क्या क्या विशेषता है, पहला विशेषता है मूल्यांकन पत्र निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर बनाए जाएं। कर मूल्यांकन जो पत्र है निर्धारित किए गए पाठ्यक्रमों के आधार पर बनाए जाए। वैधता ये तो होगा, जो मूल्यांकन के पत्र हैं, जो मूल्यांकन के पत्र हैं निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम, जैसे पाठ्यक्रम जो निर्धारित आपको कर दिया कि हाँ सिलेबस यही आपका है और उसी के अनुसार क्या हो, मूल्यांकन की जो पत्र जो आपके पेपर बनाए जाए उसी के अनुरूप बनाए जाए, आधार पर बनाए जाए, तो बनाना जाना चाहिए। उसके साथ कर परीक्षा जिस विषय की हो उससे संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। तो वैधता में क्या होनी चाहिए, जब आप वैधता की बात करें, वैधता कहता है कि आपको, वैधता कहता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें बने, सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चीजें बने, और उसके साथ साथ कह रहा है कि आपका जो विषय हो उसी से संबंधित प्रश्न पूछे, उससे इतर अगर आप प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब कि आपके पेपर में, आपके मूल्यांकन में वैधता नहीं है। अगर आप उसके इतर, जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चीजें बना देते हो, उसके साथ साथ आप क्या करते हो, विषय से संबंधित क्वेश्चन बनाते हो, उसके इतर कोई विषय और इंक्लूड नहीं करते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके जो क्वेश्चन में है वह क्या है, आपके परीक्षण में क्या है, आपके टेस्ट जो आप ले रहे हैं उसमें वैधता है। और विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता को आपको मैंने बताया कि जब अंतर नहीं हो, अंक जो मैंने दिया और जो दूसरा व्यक्ति अंतर दिया, अंक दिया, दोनों में जब अंतर नहीं होता है तो विश्वसनीयता। जब बात किया जाए सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रश्न जो विषय के अकॉर्डिंग चीजें बनाए तो वैधता होती है। आगे ध्यान देंगे विभेदीकरण क्या होता है, ये परीक्षण का क्या है, ये परीक्षण, अच्छे परीक्षण की विशेषता है। विविधीकरण की बात करें, मूल्यांकन पत्र, मूल्यांकन पत्र को बात करें, जो पेपर आपका टेस्ट, बच्चा टेस्ट दे रहा है, जो पेपर दे रहा है, कर निर्माण करते समय, जब बनाते समय क्या करें, कर ध्यान रखा जाए कि पेपर तीनों स्तरों, प्रतिभाशाली, औसत और मंद बुद्धि के विद्यार्थियों के अनुकूल हो। ध्यान दें, विभेदीकरण का मतलब यही कहता है दोस्त, आपके पेपर में विभेदना हो, आपके पेपर में क्या हो, उसमें क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंशियल हो, मतलब डिफरेंशियल का मतलब जानते हैं कि विभेदन हो, मतलब अंतर हो, मतलब जिस बच्चे के लिए जैसा, ऐसा नहीं हो वह पेपर आप बनाए सिर्फ प्रतिभाशाली को डिपेंड करे, प्रतिभाशाली के लिए हो, बच्चा ऐसा पेपर ना बना दे कि सिर्फ बच्चा जो निम्न वर्गीय है, जो मंद बुद्धि वाला को उसके अनुरूप हो, ऐसा पेपर ना बना दे कि जो आपका औसत लेवल को, तो वही करा है, तीनों स्तरों की बात करें उसी के अनुकूल होना चाहिए, जिस लेवल का बच्चा है उसी के अनुरूप क्या होनी चाहिए, पेपर को आपको सेट करना है। ऐसा नहीं है पेपर कुछ आप दूसरा बना रहे हो और लेवल दूसरा है, ऐसा करेंगे क्या होगा, आपका परीक्षण सही तरीके से टेस्ट नहीं कर पाएगा व्यक्ति को और सही जानकारी नहीं दे पाएगा किसमें क्या जानकारी है। साथ ही विद्यार्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यानी मूल्यांकन में न्याय होना चाहिए, संगतता होनी चाहिए और विशेषता भी होनी चाहिए। मूल्यांकन में इन सारी चीजों को होनी चाहिए। समग्रता की बात करें जिसे कहते हैं टोटली बोला जाता है। ध्यान देंगे, प्रश्न पत्र के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, प्रश्न पत्र के लिए बात किया जाए, प्रश्न पत्र के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, समग्रता की बात कर रहा हूं मैं, तो जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया उसके संपूर्ण भागों से प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए। मतलब ऐसा ध्यान करा कि जो आपका पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस, मान लीजिए हिंदी से आपसे क्वेश्चन पूछना है या मैथ से क्वेश्चन पूछना है, तो जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं सभी सिलेबस से क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं है 10 चैप्टर दिए गए हैं आप 5 ही चैप्टर से पूछ ले रहे हो, 5 चैप्टर छोड़ दे रहे हो, तो जब भी जो क्वेश्चन आप पूछे तो हर जो चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न पत्र बनानी है। और जब ऐसा आप बनाएंगे तो परीक्षण क्या होगा, वह बेहतर होगा, आप अच्छे तरीके से टेस्ट ले पाएंगे। तो वही चीजें करा, प्रश्न पत्र के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो उसके संपूर्ण भागों को
प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए और तभी विद्यार्थियों की मानसिक और बच्चे के बौद्धिक योग्यता का पता चल पाएगा। जब बच्चे के होल सिलेबस को जानते हुए होल सिलेबस के बारे में आप क्या करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे, तभी तो आप जान पाएंगे बच्चे ने कितना पढ़ा है, बच्चा कितना सीखा है। नहीं तो आप 4 चैप्टर आगे का पूछ लिए, 4 चैप्टर छोड़ दिए तो पता ही नहीं चल पाया 4 चैप्टर में बच्चा ने क्या सीखा था, क्या समझा था। इसलिए आपको सारे सिलेबस को ध्यान में देखते हुए आपको प्रश्न पूछना है। आगे हम बात करें उद्देश्य निष्ठता की बात करें, जिसे बोलते हैं पर्पजफुलनेस की बात करते हैं। कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय आपको क्या करना है, करते समय निश्चित उद्देश्यों को ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या उद्देश्य से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, किस उद्देश्य से प्रश्न का निर्माण कर रहे हैं, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी और प्रश्न पत्र तैयार करने वाले टीम या संस्था दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए। जैसे बात किया जाए दोस्त, जिससे आपको क्या हो, जो आपका जो उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, जो पेपर देने वाला है उसका भी उद्देश्य पूरा हो जाए और जो पेपर लेने वाला है उसका भी उद्देश्य पूरा हो जाए। आपको ऐसा पेपर क्रिएट करना है, ऐसा पेपर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनर हैं, आपका तो उद्देश्य पूरा हो गया, आप हाई लेवल के क्वेश्चन दे दिए और आपके जिससे प्रश्न पूछा आपने, आप उसका उद्देश्य नहीं पूरा हुआ, वो आप अपने सही तरीके से अपनी जानकारी नहीं व्यक्त कर पाया। तो दोनों के लिए वह अनुकूल हो ऐसा प्रश्न पत्र बनाए। एग्जाम्पल की बात करा सीटेट के पेपर से विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। लेकिन दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु कुशल विद्यार्थियों का चयन करके अपने उद्देश्य पूरा करता है। जैसे बात किया जाए, जब आप बात किया जाए आपसे क्या करता है, कैसे ध्यान देंगे आप, मान लीजिए आप सीटेट का पेपर लिया, आयोग ने पेपर लिया बच्चों का। अब जो केंद्रीय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, जो सीटेट का पेपर कराती है बोर्ड है, वह क्या करेगा, आप मान लीजिए आप 90 नंबर लाएंगे तो क्या होंगे, पास होंगे। 90 नंबर लाएंगे तो पास होंगे। तो आपका उद्देश्य क्या है कि 90 नंबर लाना, और उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चा क्या करे, बच्चे का टेस्ट लिया, अगर बच्चा 90 नंबर पा गया इसका मतलब उसका उद्देश्य पूरा हो गया। आपको टेस्ट कर लिया, आपके पास जानकारी है, आपके पास क्षमता है, तो आपने क्या इसको पास कर लिया। और यही चीजें कर रहा है कि आपके उसी के अनुरूप उस सीटेट का भी जो पेपर कराई संस्था उसका भी उद्देश्य पूरा हो गया और आपका भी उद्देश्य पूरा हो गया। वस्तुनिष्ठता की बात करेंगे तो वस्तुनिष्ठता क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। कहा कि अगर अच्छे टेस्ट लेनी है, तो अगर अच्छा टेस्ट लेना है दोस्त, तो आपको आपके पेपर में बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उससे क्या होगा, शिक्षक के जो शिक्षक के पक्ष हैं, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है शिक्षक, उसका पक्षपात नहीं लिया जाए। जैसे बात करें बहुविकल्पी प्रश्न में यह होता है कि अगर सही तो सही, गलत तो गलत, वह कोई भी चेक करेगा, सबके लिए वही उत्तर आने वाला है। यही बात करा कि प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी या तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए। फिर कह रहा है उत्तर पुस्तिका की जांच करते समय शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों और पूर्वाग्रह का प्रभाव विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका पर नहीं पड़ता है। वस्तुनिष्ठता में क्या होता है दोस्त, वस्तुनिष्ठता की बात करें तो इसमें क्या होता है, शिक्षक की जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है या संवेग है, जो टीचर में संवेग है, मतलब भाई इस बच्चों को नहीं देना, मुझे नंबर नहीं देना, गुस्सा है, टीचर गुस्सा है, कहीं किसी कारण से भीतर से उसमें संवेग हावी है, तो उससे प्रभावित नहीं होगा। उसके साथ साथ क्या है, पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होगा। और जैसा बच्चा रहेगा, जिसने जैसा आंसर लिखा रहेगा, जैसे उत्तर अगर सही किया है तो सही नंबर, नहीं किया तो गलत हो जाएगा, तो इससे प्रभावित नहीं होता है। अगर मानकता की बात करें तो स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, जैसे प्रश्न पत्र एक निश्चित मानक पर आधारित हो, जो एक निश्चित मानक पर आधारित हो। जैसे उत्तीर्ण या पास होने के लिए 33% अंकों की तथा प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंकों की अनिवार्यता हो। जैसे मानकता की बात करें, एक मानक रखा जाए, जब किसी व्यक्ति का टेस्ट लें तो एक मानकता रख दें, भाई आप पास होने के लिए आपको 33% नंबर लाना है। अगर आपको प्रथम श्रेणी में नंबर लाना है तो आप 60% लाएंगे, तो हम आपको गिनती करेंगे, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। ये चीजें आपके पेपर में होनी चाहिए, आपके टेस्ट में के दौरान ये चीजें होनी चाहिए दोस्त। आगे जब बात करते हैं, आगे कह रहा है कि व्यवहारिकता, आपके प्रश्न में क्या होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। कहते व्यवहारिकता की बात करें तो कह रहा कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया सुविधाजनक और व्यवहारिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए,
एक तो सुविधाजनक होनी चाहिए, उसके साथ साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए। मूल्यांकन इवेल्युएशन, प्रश्न पत्र ऐसे बनाए जाएं व्यक्ति का करे कि जिनमें समय और धन की बचत हो। ऐसा नहीं समय और धन की, ऐसा ना हो कि आप पूरे जो टेस्ट बना रहे मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें समय ज्यादा लगे और साथ साथ धन भी ज्यादा खपत हो। तो ऐसा प्रश्न पत्र मूल्यांकन करने की कोशिश करें जिसमें धन की और समय दोनों की बचत हो। साथ ही प्रश्न पत्र की गुणवत्ता, जब प्रश्न पत्र की गुणवत्ता जो कागज का स्वरूप है उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मतलब नहीं है कि आप पेपर की क्वालिटी बहुत निम्न रख दें, पेपर की क्वालिटी बहुत अधिक रख दें। तो आपको क्या रखना है, जब प्रश्न पत्र बनाए और प्रश्न पत्र की जो कागज है जो उसको भी ध्यान में रखते हुए बनाए, व्यवहारिकता में के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार मूल्यांकन में मितव्ययिता को भी महत्व देना है। मतलब मितव्ययिता का मतलब यही समझिए, ज्यादा पैसा ना खर्च करे, जब पेपर के अनुरूप जैसा जैसा आप चाहते हो, मतलब ज्यादा उसके पेपर पर खर्च भी ना हो, ज्यादा समय ना हो और ज्यादा बात किया जाए ज्यादा धन, ये सभी सारी चीजें ना खर्च हो। करा के दोस्त मूल्यांकन के प्रकार पर चर्चा करते हैं, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कर अधिगम को प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु, अधिगम को क्या करना है, अधिगम लर्निंग को प्रभावी, इफेक्टिव और प्रभाव उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन को काफी महत्व दिया गया है। मूल्यांकन को क्या दिया है, काफी महत्व दिया गया है। कर वर्तमान समय में शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल विद्यार्थी के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है, मतलब आप जो मूल्यांकन के अंतर्गत जो शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के अंतर्गत की बात करें, वह सिर्फ बच्चे के विद्यार्थी को मूल्यांकन पर जोर नहीं दिया गया, बल्कि शिक्षक के मूल्यांकन को भी प्रभावी माना जा रहा है। मतलब साथ साथ कर रहा है बच्चे के सिर्फ मूल्यांकन पर हम जोर नहीं दे रहे हैं मूल्यांकन में, उसके साथ साथ बात कर रहा है, उसके साथ साथ कर रहा है कि टीचर के मूल्यांकन पर भी हम जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। कर रहा है कि ध्यान देंगे इसी आधार पर इन दोनों मूल्यांकनों का उल्लेख नीचे दिया गया है। इन का उल्लेख दिया गया, देखते हैं उल्लेख क्या क्या दिया गया है। विद्यार्थी मूल्यांकन की बात करें, देखिए उल्लेख में बात करते हैं क्या क्या है। अगर आप विद्यार्थी मूल्यांकन की बात करें, स्टूडेंट इवेल्युएशन की बात करें, विद्यार्थी मूल्यांकन दिया गया है। तो उसमें क्या है, परिणात्मक है मूल्यांकन एक तरफ है, एक गुणात्मक मूल्यांकन। दो तरीके से मैंने आपको बताया, दो तरीके से मूल्यांकन हो, एक परिणात्मक मूल्यांकन, एक गुणात्मक। जैसे परिणात्मक मूल्यांकन में क्या हो सकता है, मौखिक परीक्षा करा ले, लिखित परीक्षा करा ले, प्रायोगिक परीक्षा करा ले, यह परिणात्मक मूल्यांकन है। परिणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या हुआ, जैसे आपके तीन आए, ये परिणात्मक मूल्यांकन में मौखिक आ गया, एक लिखित आ गया, एक प्रायोगिक। तो मैंने आपको यही समझाने की कोशिश किया। अभी यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि दो मूल्यांकनों का उल्लेख किया गया, नीचे क्या, इसी आधार पर दो प्रकार के मूल्यांकनों का उद्देश्य किया गया है। ध्यान देंगे, एक परिणात्मक हो गया, एक गुणात्मक हो गया। मूल्यांकन दो तरीके से, परिणात्मक गुणात्मक। परिणात्मक में बात करें तो तीन प्रकार से डिफाइन किया है। एक बताया मौखिक परीक्षा होगी, एक लिखित परीक्षा का, एक प्रायोगिक परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में कहा कि चार तरीके से हो सकता है, एक निबंधात्मक हो सकता है, निबंध भी दे, उसमें क्या लघुत्तरी प्रश्न भी दे और उसका लघुत्तरी प्रश्न दे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे। जैसे आप देखते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हाँ नहीं में जवाब होता है, सही तो सही, गलत तो गलत। लघुत्तरी प्रश्न में कुछ शब्दों को आपको लिखना पड़ता है और लघुत्तरी प्रश्न में क्या होता है, आपको कोई सेंटेंस लिखना, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई एक पॉइंट लिखकर उत्तर देनी पड़ती है। और निबंधात्मक में अपने पूरी जानकारी को देना पड़ता है। तो दोस्त कार्य लिखित परीक्षा या चार आधार पर होनी चाहिए। और गुणात्मक मूल्यांकन कैसे होनी चाहिए, वह जांच सूची के आधार पर हो, स्तर का माप के आधार पर हो, अवलोकन के आधार पर हो, घटना वृत्ति के आधार पर हो, व्यक्ति अध्ययन के आधार पर हो। यह गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। समझ गए होंगे आप सभी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम दोस्त बात करेंगे परिणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। परिणात्मक मूल्यांकन की बात करें तो यहाँ देखेंगे अन्य विद्यार्थी मूल्यांकनों की तुलना में यह अधिक उपयोगी, विश्वसनीय व वैध है। मौखिक जो परीक्षा, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा इसके महत्वपूर्ण अंग है। परिणात्मक देखिए मैंने बताया परिणात्मक, एक गुणात्मक। परिणात्मक में मैंने तीन प्रकार से बताया, एक मौखिक बताया, एक लिखित बताया, एक प्रायोगिक बताया। वही कह रहा है कि जो आपके क्या है, जो परिणात्मक मूल्यांकन है यह अधिक क्या है, उपयोगी है और साथ साथ कह रहा विश्वसनीय भी है और क्या कह रहा है कि वैध भी है। मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंग भी है और भाग भी है, जैसे उसमें प्रायोगिक परीक्षा भी है। मौखिक परीक्षा क्या है, जिसे हम बोलते हैं ओरल टेस्ट क्या होता है। करा कि ध्यान देंगे इस परीक्षा का उद्देश्य, अगर ओरल टेस्ट का जो ओरल परीक्षा की होती है, इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जांच करना,
जैसे मौखिक परीक्षा जब आप लेते हैं किसी बच्चे का, तो आप देखते हैं कि बच्चे के पास पूर्व ज्ञान कितना है, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। साथ ही अव्यक्ति और क्रियाशीलता का भी जांच करते हैं, मतलब बच्चे में क्या बातें, अव्यक्ति का मतलब अपने बातों को कितना अच्छे से कह पा रहा है, और उसके साथ साथ क्रियाशीलता, आप बच्चे को क्रियाशीलता की भी जांच हम किसमें करते हैं, वह दोस्त आपसे पूछे तो आप कहेंगे वह मौखिक जांच में, मौखिक परीक्षा में करते हैं। मौखिक परीक्षा की बात करें, मौखिक परीक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम औपचारिक रूप से ग्लेडाइडस ने किया था। किसने किया था? ध्यान देंगे, ग्लेडाइडस ने किया था। तो यह आप ध्यान देंगे, मौखिक औपचारिक रूप से किसने किया था? वह ग्लेडाइडस ने किया था। और साथ साथ बात करें, यूनानी दार्शनिक सुकरात ने इस परीक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाया है। किसने? आगे पूछे, मौखिक परीक्षा को जो दार्शनिक था सुकरात। सुकरात आप जानते हैं एक प्रश्नोत्तरी विधि के जनक बोले जाते हैं। सुकरात को क्या बोला जाता है? सुकरात की बात करें तो आप जानते हैं प्रश्नोत्तरी विधि के जनक। प्रश्नोत्तरी विधि के क्या है? प्रश्नोत्तरी विधि के जनक भी हैं। तो आप यह भी जानते हैं। उसने बात किया जाए, सबसे ज्यादा लोकप्रिय एक दार्शनिक थे वह सुकरात, इसको लोकप्रिय बनाए हैं। आगे बात करें, कक्षा में प्रश्नोत्तर करके, मतलब प्रश्नों के उत्तर में प्रश्न पूछ करके उत्तर जानने की कोशिश शिक्षक का या ज्ञात करते हैं कि विद्यार्थी मानसिक रूप से सक्रिय है या नहीं। जैसे ध्यान दें दोस्त, जब आपके प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, जब क्लास में आपसे कोई चीज पूछी जाती है, जब ये टीचर पढ़ाता है आपकी क्लास में, तो टीचर देखते हैं बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछ लेता है। क्यों पूछ लेता है? क्योंकि प्रश्नोत्तरी विधि बहुत जरूरी है, ओरल टेस्ट आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चा कितना एक्टिव है क्लास में, कितना उसका ध्यान है, कितना वह ध्यान लगा के बच्चों को, कितना ध्यान लगा वह चीजों को पढ़ रहा है, इसका हम क्या करते हैं? टेस्ट ले लेते हैं। इसलिए जो ध्यान देंगे, और इसीलिए मौखिक परीक्षा, ओरल टेस्ट बहुत जरूरी है आपके अभिव्यक्ति के लिए। आपका जांच, पूर्व ज्ञान की जांच हो जाती है कि आपने क्या सीखा है और क्या समझ रहे हैं, और व्यक्ति की जांच, क्रियाशीलता की जांच, सारी चीजें हो जाती हैं। आगे दोस्त बात करेंगे, या परीक्षा प्रणाली, कहेंगे या जो मौखिक परीक्षा है, या परीक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति में वैदिक कालीन से ही विद्यमान है। अगर आपसे पूछे मौखिक कालीन जो मौखिक परीक्षा है, या कब से शुरुआत है, तो आप जानते हैं जो प्रारंभिक शिक्षा का सबसे पहले काल था, वह प्रारंभिक शिक्षा के काल की बात करें, वैदिक कालीन शिक्षा, जिसमें बच्चों को वेदों की ज्ञान दिया जाता था। गुरु जी के पास गुरुकुल में जाकर बच्चे पढ़ते थे, और जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो बच्चा जो वैदिक कालीन में पढ़ते थे, जो गुरु जी के टेस्ट कैसे लेते थे? मौखिक रूप से प्रश्न पूछते, बच्चा बता ले गया, इसका मतलब बच्चा पढ़ रहा है। तो इस बार वैदिक काल से ही क्या विद्यमान है। प्राचीन काल में गुरुकुल में ऋषि मुनि और गुरु अपने शिष्यों अथवा विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ाते थे। मतलब आप जानते भी हैं, मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया कि उस समय क्या होता था, जो गुरु जी थे और जो ऋषि मुनि थे, ये अपने शिष्यों को किस आधार पर? मौखिक के आधार पर पढ़ाते समझाते थे। वर्तमान समय में यह क्या है? एक साक्षात्कार आदि रूपों में मौखिक विधि परीक्षा का संचालन किया जा रहा है। जैसे आप देखते हैं साक्षात्कार होता है, आपका इंटरव्यू होता है। ध्यान देंगे, आपको बोला जाता है कि 3 प्रकार से आपका प्रश्न होना चाहिए। अगर सही तरीके से आपका किसी, जो वर्तमान समय में बात किया जाए, वर्तमान समय में अगर आप 3 तरीके से परिपक्व हो, जैसे आप देखते होंगे IAS PCS का पेपर होता है, आप देखते होंगे पहले क्या होता है? पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिर इसके बाद किया जाए, फिर आपका क्या होता है? फिर आपको कॉन्सेप्चुअल होता है, मतलब आपको लिखना पड़ता है, लिखित परीक्षा होता है, फिर आपका क्या होता है? आपका साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। तो इस बात को ध्यान देंगे, यही चीजें कह रहा है कि आपका क्या होगा वर्तमान समय में, जो साक्षात्कार है या मौखिक संचालन किया जा रहा है। और इससे क्या होता है? अच्छे तरीके से इन तीनों टेस्ट के माध्यम से अगर आप पास हो गए, इसका मतलब आपके भीतर अच्छे तरीके से जो करने की क्षमता है, मतलब आपका पूरी तरीके से आपका टेस्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की बात करेंगे। जो मौखिक तो आपने देख लिया, लिखित रिटन टेस्ट की बात करेंगे। रिटन टेस्ट में ध्यान देंगे, दोस्त कह रहा है रिटन टेस्ट की बात करें, आधुनिक समय में लिखित परीक्षा परिणात्मक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण अंग है। आपसे पूछा जाए परिणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, मैंने 3 चीजों पर बात किया, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। तो वही चीजें कह रहा है कि जो आधुनिक समय में लिखित परीक्षा क्या है? परिणात्मक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण क्या है? अंग है। कह रहा जिसमें लेखन के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान अथवा अनुभव को जांचा जाता है। लिखित परीक्षा के आधार पर किसका जांच हो रहा है? बच्चे की ज्ञान का, अनुभव का को जांचा परखा जा रहा है। इसके अंतर्गत
निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके? लिखित के अंतर्गत ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और साथ साथ और जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कह कि निबंधात्मक प्रश्न क्या होता है? निबंधात्मक जो एस्से टेस्ट बोला जाता है, ध्यान देंगे इसमें क्या होता है, कह शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में लिखित परीक्षा के रूपों में निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली को महती भूमिका है। मतलब आपकी अभी के समय में बात किया जाए, वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए, जो निबंधात्मक परीक्षा होता है उसका महती भूमिका, महती का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कराए जिस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से देना होता है, मतलब विस्तृत रूप से अपनी जानकारी को देना होता है, उसमें उसे क्या बोलते हैं? निबंधात्मक परीक्षा कहते हैं। जिसमें बच्चे के अपने विचार, अपने राय देने होते हैं और आपको उसे क्या बोला जाता है? निबंधात्मक परीक्षा बोला जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश से संबंधित अभिरुचियों की जांच की जाती है। निबंधात्मक परीक्षा से क्या होता है? आपका अगर निबंधात्मक प्रश्न हो रहा है, जिसे विस्तृत उत्तरी प्रश्न बोलते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न बोलते हैं, उससे क्या होता है? बच्चे के राजनीतिक, बच्चे के आर्थिक और बच्चे के सामाजिक, बच्चे के अभिरुचि की जांच पड़ताल हो जाती है। अब ध्यान देंगे निबंधात्मक जो परीक्षा के गुण के निम्नलिखित गुण क्या है? निम्नलिखित है। अब उसमें बात करें मौलिकता का विकास करना, बच्चे में क्या करना? बच्चे में मौलिकता का विकास करना। ऐसी कह रहा है कि निबंधात्मक परीक्षा से जो गुण है, क्या क्या इसके गुण है? मौलिकता का विकास करना, कर बच्चों में विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना। जैसे निबंधात्मक प्रश्नों से क्या क्या होता है? निबंधात्मक प्रश्नों से जब आप निबंधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, उससे तो एक तो होता है मौलिकता का विकास होता है, कुछ यूनिक चीजें बच्चा लिखता है। उसके साथ साथ बच्चे के विचार में, बच्चे की बात करें अभिव्यक्ति में, बच्चे की क्षमता का भी विकास होता है। बच्चे के विचार, बच्चे के अपने अपने विचार लिखने होते हैं निबंधात्मक प्रश्न में। कोई रट्टा फिकेशन वाला प्रोसेस नहीं चलता है। अपने राय, अपने अपने तरीके, कैसे हुआ बच्चा समझा है, उस प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया है, अपने राय देने की कोशिश करता है। और बात की साथ साथ अभिव्यक्ति, अपने बातों को कहने की क्षमता, उसके साथ क्षमता की विकास करना। साथ साथ भाषा शैली, बच्चा का भाषा शैली कैसा है, बच्चा कैसा सेंटेंस लिखता है। बच्चा सेंटेंस की बात, लिखने की बात ध्यान देंगे, लिखने का मतलब यह है भाषा, वह बच्चे का भाषा शैली कैसी है, बच्चा सटीक तरीके से उसका आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फालतू की चीजों को लिख रहा है। भाषा शैली, लेखन शैली का क्या होता है, उससे क्या होता है? बच्चे का विकास होता है निबंधात्मक प्रश्न से। आगे ध्यान देंगे कर निबंधात्मक प्रश्न परीक्षा के दोष क्या हैं। देखिए बहुत दोष हैं निबंधात्मक प्रश्नों से बहुत दोष है। वह क्या होगा? वैधता और विश्वसनीयता का अभाव होता है। वैधता और विश्वसनीयता की बात करें, जैसे होगा वैधता की बात करें, जैसे विश्वसनीयता की बात करें, विश्वसनीयता में क्या होगा? जैसे हमने आपको निबंधात्मक प्रश्न में, जैसे हम आपका आपने कुछ लिखा और मैंने आपको 10 नंबर दे दिए। अब कोई दूसरा चेक करेगा तो आपको 11 नंबर भी दे सकता है, हो सकता है आपको 8 भी नंबर दे सकता है, आपको 9 नहीं नंबर दे सकता है। तो आप अलग व्यक्ति, जैसे जैसे अलग अलग व्यक्ति चेक करेगा आपके कॉपी को, तो अलग अलग तरीके से नंबर रिप्रेजेंट करेगा, आप नंबर देने की देगा। तो इसीलिए क्या है, वैधता और विश्वसनीयता का क्या होता है, इसमें अभाव होता है। इसमें आप एक तरीके से सारी चीज नहीं हो सकती है। निष्पक्षता का अभाव होता है, मतलब निष्पक्ष तरीके से आपका निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें पूर्वाग्रह भी घुस जाएगा, उसके टीचर की मानसिकता भी घुस जाएगी। तो इस तरीके से बात करें, जिसे मैं बात करें शिक्षक के व्यक्तिगत संवेगों और पूर्वाग्रह का क्या प्रभाव उत्तर पुस्तिका पर पड़ता है। निष्पक्षता का जो अभाव है, इसका मतलब है कि उसमें व्यक्तिगत और बात किया जाए साथ साथ उसके संवेगों का भी प्रभाव पड़ जाता है टीचर के। यह परीक्षा प्रणाली रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। जैसे जब आप ध्यान देंगे, जो निबंधात्मक है, निबंधात्मक में क्या होता है कि आपको बच्चा रट करके क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। लेकिन इसीलिए ध्यान दें, निबंधात्मक प्रश्न में अपने राय लिखें, अपने तरीके लिखें, तो ज्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन यह परीक्षा रटने की प्रवृत्ति को बढ़ा देती है। दोष है, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया गया जाता है। इसमें जो बात ध्यान देंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया जाता है कि अंतर क्या है। इसमें महत्व दिया जाए तब तो लाभ है। अगर व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व दिया जाए तो फिर तो लाभ हो जाएंगे, क्योंकि अपने अपने राय अगर लिखेगा तो भिन्नताओं का लाभ हो जाएगा। लेकिन इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसा जो टीचर चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला है,
जब बच्चा अपनी राय को लिखता है तो टीचर क्या करता है, अपने राय को उसको लगता है कि जो रट्टाफिकेशन वाली चीजें, रटकर चीजें जो दिया गया है उसके हिसाब से लिखे, इसी वजह से इसको महत्व नहीं दिया गया। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को कक्षा में उत्तीर्ण करवाना, ना कि इसमें मानसिक शक्तियों का विकास करना है। करा के इसमें क्या होगा, उत्तीर्ण करवाना, ना कि मानसिक शक्तियों का विकास करना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे। अब दोस्त हम क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करने वाले हैं। देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं, इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। ध्यान देंगे जिसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात किया जाए। आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में, आधुनिक शैक्षणिक परिदृश्य में लिखित जो परीक्षा है एक नए रूप में उत्पत्ति हुई है। एक नए रूप में क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, जो परंपरागत परीक्षा या निबंधात्मक परीक्षा से ठीक विपरीत है। क्या है, ठीक क्या है, जो निबंध परंपरा परीक्षा से और निबंधात्मक परीक्षा से क्या है, ठीक विपरीत है। नए रूप में उत्पत्ति हुई किसकी, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या होता है दोस्त, अपने आप में सही तो सही, गलत तो गई, गलत तो गलत, इसमें कोई पक्षपात का तरीका नहीं होता है। नए रूप में उत्पत्ति होती है और साथ साथ परंपरागत परीक्षा से या निबंधात्मक ठीक विपरीत है। इस नवीन परीक्षा प्रणाली को वस्तुनिष्ठ परीक्षा के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वह कैसे कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वह विकल्पी प्रश्न, जैसे 4 ऑप्शन होंगे और आपके सामने 4 ऑप्शन के बाद आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या होता है, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब कोई सेंटेंस लिखा है, बीच में खाली स्थान हो गया, आपको कहता है कि इसमें से क्या फिल किया जाएगा। एक तो विकल्पी 4 ऑप्शन देकर पूछेगा, एक तो आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, एक एकांतर अनुक्रिया या सही या गलत वाले प्रश्न, जैसे दे देगा कि इस निम्न में से कौन सा गलत है या सही है, कोई सेंटेंस दे दिया और उसमें से पूछा ट्रू और फॉल्स की बात कर लिया कि ट्रू है सेंटेंस, ये फॉल्स है। इस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है। और एक तरीका और क्या है, विजातीय प्रश्न, या 4 विकल्पों में से 3 विकल्प समान होते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, जो 4 विकल्प विजातीय प्रश्न कहेगा, 3 जो इसमें से समान रहेगा, एक असमान रहेगा, उसी को आपका खोजना रहता है विजातीय प्रश्न। इस तरीके से 4 प्रकार की बात करें, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 4 प्रकार की श्रेणी होती है। 4 प्रकार, तो आप जानते होंगे विकल्पी में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे, 4 प्रकार के ऑप्शन दिए होते हैं। रिक्त स्थानों में आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी पड़ती है, यह भी वस्तुनिष्ठ है। आपको एकांतर जो बात के सही गलत वाले पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ आपके 4 विकल्प होते हैं, 3 उसमें सही रहता है और 1 गलत होता है। और एक ध्यान देंगे और क्या होता है, सजातीय प्रश्न होते हैं। पहले विकल्प का संबंध दूसरे विकल्प से होता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि यहां से ध्यान देंगे, यहाँ 4 ऑप्शन है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर इस इधर भी लिखा है कि आपका कोई सेंटेंस है, 2 है, 3 है, 4 है, अब कहा देगा कि बताइए भाई पहले का सेंटेंस किस में मिल रहा है, दूसरे का किस में मिल रहा है, तीसरे में कैसे मिल रहा है, पांचवें में कैसे। तो इस तरीके से आपको मिलान करने के लिए पूछ लेता है, जिसे सजातीय विकल्प वाले प्रश्न एक दूसरे से होते हैं। मिलान प्रश्न पत्र, तो मिलान वाला भी होता है। इस तरीके से ये सारी चीजें होती है। अब ध्यान देंगे, क्या वस्तुनिष्ठ गुण के, परीक्षा के गुण क्या है इसके गुण, क्या इसके फायदे हैं वस्तुनिष्ठ वाले में। वस्तुनिष्ठ के फायदे अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण निम्नलिखित हैं। वह निम्नलिखित गुण क्या क्या हैं, करा की वैधता व विश्वसनीयता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्त, इसमें वैधता पाई जाती है, उसके साथ साथ विश्वसनीयता पाई जाती है, निष्पक्षता पाई जाती है। क्या क्या, उसके साथ साथ निष्पक्षता भी पाई जाती है। वैधता होगी मतलब जो चेक करेगा वही नंबर देगा, उसमें साथ साथ उसके साथ वैधता भी पाई जाती है, साथ साथ उसके साथ साथ क्या होगा, निष्पक्षता भी पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है, निष्पक्षता भी पाई जाती है, मतलब कोई भेदभाव कर नहीं सकता कोई व्यक्ति। करा की रटने की प्रवृत्ति का विरोध, मतलब आप रट्टा इस पर रट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन रहेंगे उस हिसाब से आपको आंसर। विद्यार्थियों के मानसिक शक्ति का क्या होगा, विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को महत्व दिया जाता है, इसमें ध्यान देंगे, वह आपके महत्व दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष आप पूछेंगे, दोष क्या है, कह कि अनुमान के आधार पर उत्तर दिए जा सकते हैं। ध्यान देंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो आप एक तरीका से, जब आपको उत्तर नहीं याद होगा, प्रश्न के उत्तर नहीं याद होंगे, तो आपके सामने 4 ऑप्शन मान लीजिए है, अब चारों ऑप्शन में से ही तो राइट होगा कोई ना कोई, इसलिए आप इस प्रश्न के जो दोष हैं उसमें क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, आधार पर प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं अनुमान के आधार पर। करेगा विद्यार्थियों में नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्या होगा, आप इसका बच्चा है
वह नकल कर सकता है। इसमें क्या कर सकता है बच्चा, नकल कर सकता है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता नकल करने में और जल्दी से नकल करके उत्तर लिख देगा। तो इस प्रकार से बात करें, नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। कह रहा कि मौलिकता की क्षमता का विकास ना होना। मौलिकता की क्षमता का मतलब होता है कि ध्यान देंगे आपके अपने भाषा, आपकी लैंग्वेज में आप क्या जानते हैं उसके बारे में, या क्योंकि इसमें एक ही उत्तर आएगा, तो जो हम चाहते हैं, जो हम लिखेंगे वही दूसरा भी लिखेगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस है, एक ही उत्तर होगा, एक ही रास्ता उसका। तो यहाँ पे ध्यान दें, मौलिकता का क्षमता का विकास नहीं हो पाता है बच्चे में, मौलिकता की क्षमता का विकास नहीं कर पाता है। इस प्रकार के प्रश्न। भाषा, व्यक्ति व लेखन क्षमता का विकास ना होना, मतलब भाषा, लैंग्वेज किस प्रकार की आप लैंग्वेज यूज करें उसका विकास नहीं होगा, उसके साथ साथ लेखन क्षमता का विकास नहीं हो पाता दोस्त। तो या तो आप सभी के सामने हम सभी ने देखिए, हम कल की क्लास में बात करें तो वह देखेंगे प्रायोगिक परीक्षा पर चर्चा करेंगे, जिससे प्रैक्टिकल टेस्ट की बात करेंगे। देखिए ध्यान दें, अभी हम सभी ने आज की क्लास में जो मूल्यांकन के 2 प्रकार देखा, जिसमें से बात करें परिणात्मक और साथ साथ गुणात्मक की बात मैंने किया। परिणात्मक की बात करें तो परिणात्मक के अंतर्गत मैंने 3 चीजों को बात करने की कोशिश की, जिसमें से बात किया जाए दोस्त, तो उसमें से हम सभी ने देखा कि एक लिखित था, एक मौखिक था और क्या एक प्रायोगिक था। तो मैंने लिखित के बारे में समझ लिया है। लिखित में मैंने वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपको बताए, आपको निबंधात्मक प्रश्न बताए, आपको अधलघुत्री बताए, लघुत्री प्रश्न बताए। जैसे लघुत्री प्रश्न में क्या होता है, कुछ सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, अधलघुत्री में कोई एक पॉइंट लिखने पड़ते हैं, और आपके वस्तुनिष्ठ में कोई एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, मतलब 4-5 तरीके का होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके साथ साथ बात करें, आपने निबंधात्मक प्रश्न दिखा, क्या उसके गुण है, क्या फायदे हैं, उसको जानने की कोशिश की आपने। और कल की क्लास में, अगली क्लास में हम सभी प्रायोगिक परीक्षा पर चर्चा करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे क्या होता है। लेकिन ध्यान दें दोस्त, आज की क्लास में हमने देखा कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन पर चर्चा की। मूल्यांकन सतत और व्यापक प्रक्रिया है। सब मूल्यांकन का जो पहले उद्देश्य होता था सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र में होती थी, जो परंपरा पर पहले चली आ रही थी बातें, वह सिर्फ किस पर डिपेंड करता था, वह सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र पर बात करता था। लेकिन अब का मूल्यांकन जो वर्तमान है, जो वर्तमान परिदृश्य है, उसमें बात किया जाए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, बच्चे की बौद्धिक क्षमता, बच्चे के मानसिक क्षमता, बच्चे की कल्पना क्षमता, बच्चे में तर्क करने की क्षमता, बच्चे में चिंतन की करने की क्षमता, तो जितने प्रकार से है, सांवेगिक हो गया, बच्चे का जो सामाजिक हो गया, बच्चे का शारीरिक हो गया, सभी सब प्रकार के बच्चे के मूल्यांकन करने की कोशिश करता है दोस्त। तो इस प्रकार से अब जो आधुनिक वाला इवेल्युएशन है उसको हम सभी ज्यादा ध्यान। उसके साथ साथ बात करें, मूल्यांकन की बात करें तो हमने देखा कि मूल्यांकन जब आपने देखा सतत में, जब आपने देखा कि एक टाइम पीरियड में जो सतत है उसको आप तुरंत क्या फीडबैक ले सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें, आपने जो व्यापक देखा तो उसमें देखा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आप मूल्यांकन होता रहता है, चलता रहता है, सीखते रहते हैं, प्रक्रिया चलती रहती है, तो व्यापकता से लिया जाता है। दोस्त आप सभी ने अच्छे से चीजों को समझ लिया होगा, सीख लिया होगा आज की क्लास में मूल्यांकन के बारे में। अगली क्लास में हम कुछ और पार्ट के साथ पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। तब तक के लिए दोस्त आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चीजों को बहुत अच्छे से समझे, सीखे। जितना बेहतरीन सीख पाएंगे उतना आपके देखिए सारी की सारी क्या है, कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने देखा परीक्षण के टेस्ट की कई गुण देखने की कोशिश किया कि परीक्षण के जो टेस्ट हैं, गुण हैं, कैसे कैसे डेवलप होते हैं। जैसे आपने देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, क्या होता है वस्तुनिष्ठता, क्या होती है, क्या क्या वैधता क्या होती है, क्या क्या विश्वसनीयता होती है, इन्हें सभी परीक्षण के गुण हैं। ये सभी आप सभी के पेपर पूछे जाते हैं कि निम्न में से परीक्षण का गुण कौन सा नहीं है। तो आपके पेपर में 3 रहता है और 1 नहीं रहता, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।